हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? बेटा हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। और उसमें भी हम लोग बहुत ढेर सारी बात कर चुके थे। हम लोग बहुत दूर तक आ गए थे। उसमें हम लोग देखे थे क्या, मतलब जो पिछला लेक्चर है वो देखे थे वेरिएशन। वेरिएशन थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लूं। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरे बच्चे क्या देख रहे थे हम लोग? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें कुछ बातें हो गई थी। जैसे पहली बात ये हो गया था कि एल्टीट्यूड मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो क्या जी में वेरिएशन होगा। पहला पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे, वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड। ठीक है ना मेरे बच्चे? एल्टीट्यूड से जो वेरिएशन मतलब हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम सरफेस। सरफेस से ऊपर और सरफेस से नीचे जाने पे जी में क्या वेरिएशन होता है उसका हम लोग वेरिएशन देख चुके थे बच्चे। आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे दो टॉपिक। एक वेरिएशन विथ ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के शेप से क्या वेरिएशन होगा उसको देखेंगे। क्योंकि बेटा ध्यान से सुनना तुम लोग, रियल में जो अर्थ का शेप है ना वो परफेक्टली स्फीरिकल शेप नहीं है। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखो कभी भी कुछ होगा ना तो वो बोलेगा एज्यूमिंग दैट अर्थ इज ए परफेक्ट स्फीयर। लेकिन रियल में मेरे बच्चे जो अर्थ होता है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। वो थोड़ा सा चिपका हुआ है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चिपका हुआ है। तो ये वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं कैसे होगा। तो देखो ये जो अर्थ है ना बेटा, अर्थ, तो ये तो लगभग सेम बन रहा है। ठीक ठाक अगर जो मैं बनाऊं ना तो ऐसे बनेगा, ऐसे, ऐसे, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं। अंडाकार शेप है। कौन सा शेप? अंडाकार। चाहे इसको बोलते हैं मैथमेटिकली अगर जो बोलोगे तो इसको बोलते हैं इलिप्टिकल या इलिप्स शेप। कैसा शेप होता है मेरे बच्चे? इलिप्स के शेप का होता है। इलिप्स के शेप का होता है। और जिधर रेडियस कम होता है, मान लो ये यहां से अगर जो मैं नापू ये, तो जिधर रेडियस कम होता है ये होता है पोल। क्या होता है? पोल। और ये क्या होता है मेरे बच्चे? इक्वेटर। क्या होता है? इक्वेटर। ये क्या होता है? पोल। कितने टाइप के पोल होते हैं? दो। साउथ पोल मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और एक इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर पे तुमको लग भी रहा है, देखो ये वाला अगर जो मैं देखूं, ये वाला मैं बनाऊं, तो जो ये रेडियस है इक्वेटर का, रेडियस है इक्वेटर का, वो ज्यादा है। तो देखो जी इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर, यही पढ़े। इसका मतलब, सॉरी, जी जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो जो रेडियस इक्वेटर का रेडियस है वो पोल के रेडियस से ज्यादा होता है। सिंस रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। कोई दिक्कत? मैं मान लिया ये इक्वेटर, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, और इसीलिए जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल। कोई दिक्कत? कोई परेशानी आ रहा है कि नहीं? आई रिपीट, क्या होता है कि अर्थ का जो रेडियस है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा, इक्वेटर से मतलब अर्थ के सेंटर से इक्वेटर का जो जो इक्वेटोरियल पॉइंट है उसका रेडियस ज्यादा है और इसका रेडियस कम है। और कम जानते हो कितना है? ज्यादा। और एक और चीज ध्यान से सुनना, ज्यादा का फर्क भी नहीं है। ये अगर जो रेडियस आर है तो ये रियल में बस R-21 है बस। मतलब जो इक्वेटर का रेडियस है उससे जो पोल का रेडियस है वो 21 किलोमीटर
21 किलोमीटर, वो 21 किलोमीटर कम है। तो देखो फिर से वही, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, तो इसके उल्टा g ऑफ इक्वेटर इज लेस देन g ऑफ पोल। मतलब हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि g एट इक्वेटर, g डैश मान लो, g एट इक्वेटर is less than g at pole। अच्छा ठीक है सर, इतना तो समझ में आ ही रहा है सब कुछ। और एक और चीज, अब एक और चीज बात मैं बताऊं, जब g में कमी है तो इसका मतलब वेट कम है, तो इसका मतलब वेट पोल पे ज्यादा होगा कि इक्वेटर पे? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पोल पे वेट ज्यादा होगा कि इक्वेटर पे? तो ऑब्वियस सी बात है, जो g की वैल्यू है वो पोल पे ज्यादा है, इसलिए वेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब दैट इज वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर एट पोल देन इक्वेटर, देन इक्वेटर। लेकिन एक और बात मैं बहुत साफ साफ बताऊं, ज्यादा का फर्क भी नहीं होता है। इक्वेटर पे हो सकता है कि इक्वेटर मान लो कि पोल पे तुम्हारा इक्वेटर पे मान लो कि तुम्हारा वेट है 100 न्यूटन, तो पोल पे चले जाओगे तो ये नहीं कि 105 न्यूटन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो इक्वेटर पे वेट है 100 न्यूटन, तो पोल पे चले जाओगे तो 100.02 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा का फर्क आता नहीं, क्यों? क्योंकि रेडियस ज्यादा का है नहीं। आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर जो मैं बोलूं एग्जांपल में, वेट एट इक्वेटर अगर जो 100 न्यूटन है, तो वेट एट पोल भी ज्यादा का फर्क नहीं होगा, 100.02 न्यूटन हो जाएगा बस, या 100.2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना, 100.2 न्यूटन हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। ठीक है, इतना तो आ रहा है समझ में। तो इसका मतलब मैंने कंक्लूजन क्या निकाला? मैंने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो अर्थ के रेडियस के कारण या अर्थ के शेप के कारण जी की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। अब देखो इधर ध्यान से सुनना, इक्वेटर से ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मतलब पोल की तरफ जाएंगे, तो पोल पे जाते जाएंगे रेडियस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और मैक्सिमम कहां हो जाएगी? पोल पे। जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है बेटा? जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है कहां पे? पोल पे। और जी की वैल्यू मिनिमम कहां होती है? ये होती है इक्वेटर पे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आर मैक्सिमम कहां होता है? इस पॉइंट पे। ओके, इतना कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन अब ध्यान से सुनना है। जैसे अगर जो जी मैक्सिमम की वैल्यू निकालू तो भी आ जाएगा, gm/r-21 का होल स्क्वायर, और जी मिनिमम इक्वेटर का निकालेंगे तो gm/r² आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों जो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड फॉर्मूला है, उससे जो जी की वैल्यू आई और जो एक्सपेरिमेंटल जी की वैल्यू इक्वेटर और पोल पे फाइंड आउट किया गया, वो दोनों की वैल्यू अलग अलग हो रही थी, मैच नहीं कर रही थी। तो मैच नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब अपन लोग दिमाग में ये लगाए, ठीक है मुझे ये तो मालूम चल गया कि अर्थ के शेप की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग जी की वैल्यू है, लेकिन ये जो इक्वेटर और पोल का ये रेडियस वाला कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं पूरा नहीं है, या कहीं ना कहीं कुछ और भी बातें हैं जो हम लोग भूल कर रहे हैं। आया क्या समझ में? आया क्या? मतलब अगर जो मैं बताऊं, जैसे जी की जी की जी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जी का मैथमेटिकल वैल्यू ये दोनों मैच नहीं कर रहा था, डज नॉट मैच। जी का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो जी के मैथमेटिकल या जो थियरी से, हम लोग थियरी से ये सब क्या है, मैथ को ही तो कंसीडर करके ये सब कंसीडर कर रहे हैं या कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो इसका ज्यादा अपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आ पाया,
इसलिए हम लोग को कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत पड़ी कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज छूट रही है। वो क्या छूट रही है उसके बारे में साइंटिस्टों ने सोचना शुरू किया। तो पता चला कि जो जी इक्वेटर पे जो होता है और जी पोल पे होता है, ये अर्थ के रेडियस एज वेल एज अर्थ के रोटेशन के कारण भी जी इफेक्टिव चेंज होता है। ठीक है ना, समझ में आया? शेप के कारण ऑफकोर्स होता है। शेप के कारण हम लोग एक देखो, शेप के कारण सिर्फ क्या कंक्लूजन निकाल दिए कि जी एट पोल मैक्सिमम होगा, जी एट इक्वेटर मिनिमम होगा, इतना मैंने निकाल दिया। दूसरा, जब मैं वो फॉर्मूला रख के जीएम अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो यहाँ आर की जगह पे इक्वेटर का लिखेंगे तो 64,000 किलोमीटर, और अगर जो आर माइनस 21 तो 64 में से 21 घटा दोगे, दोनों का कुछ वैल्यू आएगा मैथमेटिकल। तो ये जो मैथमेटिकल वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो दोनों मैच नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब अपने को सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं अपने से मिस्टेक हो रहा है, या मिस्टेक नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसी बातें अर्थ के बारे में हम लोगों को सोचनी चाहिए जो अभी अपन लोगों ने नहीं सोचा। ठीक है ना, ये सब उतार लो आप लोग, ये उतार लो, फिर हम लोग रोटेशन पे बढ़ते हैं। तो बल्कि ये उतार के नीचे नोट में लिखना, तो नोट में लिखना, नोट्स में लिखो, नोट में, सिंस द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी एंड calculated value of g does not match exactly, that's why we have to think extra knowledge that why the value of g is changing when we go from equator to pole। लिख लिए बच्चे, लिख लिया ना? तो ये समझ ले। ठीक है, तो ये शेप का कंसेप्ट था। किसका कंसेप्ट था? शेप का। और अब हम लोग देखेंगे, किसका देखेंगे? हम लोग किसका देखेंगे? वेरिएशन इन जी ड्यू टू इट्स रोटेशन। वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी ड्यू टू इट्स रोटेशन। ये और ये लाल और ये वाला मार्कर लिखे, ड्यू टू इट्स रोटेशन। ठीक है, रोटेशन के कारण जो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगा उसको हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे? अच्छा सर, ठीक है, ये सब तो समझ में आया। तो रोटेशन का कंसेप्ट कहां से आया? समझ में आया। रोटेशन का कंसेप्ट इसलिए एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत पड़ी क्योंकि शेप से अपना काम नहीं बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं, समझते हैं। उससे पहले, ये पढ़ाने से पहले कुछ कुछ बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। वो क्लियरिटी में मैं पहले डिस्कस क्या कर दूं, रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। अगर जो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उसके हर एक पार्टिकल, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन का जो कंसेप्ट है क्या, कि अगर जो मान लो कि ये मान लो कि ये बॉडी है और मान लो कि ये एक्सिस है ना बेटा, ये एक्सिस है और ये मान लो ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो इसके जो हर एक पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सब पार्टिकल, ये सब पार्टिकल, ये सब पार्टिकल, मान लो ये अलग, इसका अलग रेडियस होगा, इसका अलग रेडियस होगा, इसका अलग रेडियस होगा मेरे बच्चे। सब पार्टिकल का अलग अलग रेडियस होगा। मतलब सारे पार्टिकल एक रोटेशनल मोशन में अलग अलग सर्कल में मूव करते हैं, लेकिन सबका एक्सिस क्या होता है? सेम। एक्सिस क्या होता है? देखो, इस पार्टिकल का भी एक्सिस है
इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये है। अच्छा, ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये याद होनी चाहिए मेरे बच्चे, दूसरी बात ये याद होना चाहिए कि जो एक्सिस पे जो सारे पार्टिकल होते हैं वो रियल में मूव नहीं करते हैं। एक्सिस के जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल ऑन एक्सिस डज नॉट मूव। ठीक है, दो बार। और तीसरा, अगर जो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसमें सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एट द सेम टाइम उस पे एक आउटवर्ड भी फोर्स लगता है और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता नहीं होता, उसका कंसेप्ट क्या होता वो सब नहीं देखेंगे, अपन लोग बस ये समझेंगे कि अगर जो कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, अगर जो कोई पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है तो उसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और उसके बाद जब हम लोग जहां जो पार्टिकल जहां मूव कर रहा है उसी पे अगर जो बैठ जाए, तो अगर जो हम लोग बैठ जाएंगे तो देखेंगे कि हम लोगों पे एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का नाम दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा मेरा बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन। कौन सा होगा? आउटवर्ड, फ्रॉम बॉडी, बॉडी के आउटवर्ड। और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड अगर जो देखेंगे तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, चाहे एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर जो ये रेडियस है तो ये कोई दिक्कत, कोई शक, कोई परेशानी, तो इतना अपनी बात में आना चाहिए। क्या क्या? आई रिपीट, अगर जो कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, या अगर जो कोई एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसके हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है विद डिफरेंट रेडियस। एक दूसरा, अगर जो सर्कुलर मोशन करता है तो उस पार्टिकल पे एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरे को बोलते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड होता है, उसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। दो, तीसरा, जो सबका रेडियस अलग अलग है, सबका सर्कुलर पाथ तो अलग अलग है, लेकिन सबका जो एक्सिस क्या है? सेम। और एक्सिस क्या होता है? मतलब कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है तो उस पर कुछ पार्टिकल होंगे जो मूव नहीं कर रहे होंगे, उसी को मिला के लाइन ज्वाइनिंग को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इतनी कहानी अगर जो अपने को समझ में आएगी तो अपन लोगों को ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये लिख ले, लिखना, भूलना नहीं, लिखना। आई नीड अ स्पेस, दैट्स वाई। देखो ध्यान से सुनना, ड्यू टू रोटेशन, बस ड्यू टू रोटेशन। देखो मैंने मान लिया कि ये अर्थ है, थोड़ा और अच्छे से बना दो। मान लो तुम लोग अर्थ है, अच्छा, अर्थ का ये एक्सिस है मेरे बच्चे, क्या है? एक्सिस। और ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है, ये एक्सिस। ठीक है, ये ओमेगा से घूम रही है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन बहुत अच्छे से, पता नहीं पढ़ेगा तो बुक में नहीं दिया रहेगा। उस एक्सिस पे, अर्थ के सरफेस पे दो पॉइंट ऐसे होंगे जो मूव नहीं कर रहे होंगे, और जब अर्थ रोटेट कर रही है, ध्यान से सुन, बहुत दिमाग में बैठा के, जब अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ के सरफेस पे दो पॉइंट ऐसे होंगे जो रोटेट नहीं कर रहे होंगे, उन्हीं दोनों पॉइंट को बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? पोल। एक ये पोल है और ये पोल है, ये दो दो पोल होते हैं, पोल, सरफेस ऑफ पॉइंट
on surface of earth which is not rotating, जो रोटेट नहीं कर रहा है। अच्छा सर, उसी को पोल का, हालांकि इस पे इस एक्सिस पे जितने पार्टिकल पड़ेंगे, जितने पार्टिकल होंगे वो सब मूव नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग स्पेशली किसको लिए, जो अर्थ के सरफेस पे, और ये पॉइंट है, क्या है पॉइंट। अब दो तीन बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ मैं पॉइंट तो बोल रहा हूं, अर्थ के रिस्पेक्ट में पॉइंट बोल रहा हूं। अगर जो हम लोग देखें तो पॉइंट नहीं है, वो पूरा का पूरा जगह है, पूरा का पूरा क्या है, जगह। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, हिंदी में कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, मतलब नहीं होता है कि कहीं है, वो सब नहीं पढ़े हो तुम लोग, पोल पे 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने का रात होता है, पढ़ा है ना तुम लोग, तो वही कहानी है। तो पोल क्या होता है, पोल समझ में आया, इस एक्सिस में जितने पार्टिकल, जितने पॉइंट पड़ेंगे कोई भी रोटेट नहीं करेगा, लेकिन जो सरफेस पे जो दो पॉइंट है अपने अर्थ के रिस्पेक्ट में, अब अर्थ के रिस्पेक्ट में वो दो पॉइंट की तरह ही तो होगा, लेकिन हम लोग के लिए वो बड़ा सा जगह है, तो जो अर्थ के दो पॉइंट है वो रोटेट नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे, पोल। अच्छा, इस पोल, इन दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पे एक लाइन जाएगा और इसको बोलेंगे इक्वेटर। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, इक्वेटर। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। इक्वेटर की खासियत क्या होती है कि ये दोनों पोल से सेम डिस्टेंस पे होता है। क्या होता है, सेम डिस्टेंस, और ये होता है इक्वेटर का सेंटर। क्या होता है, सेंटर। मतलब इक्वेटर क्या होता है, अ लाइन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अच्छा सर, इतना तो समझ में आ गया। जो इक्वेटर का सेंटर होता है उसी को क्या बोला जाता है, अर्थ का सेंटर। सेंटर ऑफ इक्वेटर इज द इक्वेटर, सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब उसी में इक्वेटर, इन दोनों को फिर करके अर्थ भी चार पार्ट में डिसाइड किया गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लेकिन खैर हेमिस्फीयर के बारे में अपने को नहीं पढ़ना है, वो जियोग्राफी का टॉपिक है। अपने को बस समझना था इक्वेटर क्या है, पोल क्या है। इक्वेटर क्या है, पोल से फिक्स डिस्टेंस, और दोनों जगह से, यहां से जितना डिस्टेंस है उतना यहाँ पे। अच्छा, इतना है। अच्छा, फिर इस सेंटर से कोई अर्थ का पॉइंट जो एंगल बनाएंगे उसी को कहेंगे एंगल ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, एक पॉइंट मान लो, मैंने मान लिया ये पी पॉइंट, ये जो एंगल मान लो, मैंने मान लिया बेटा, मैंने ये मान लिया कि ये क्या है, कुछ भी मान लो, थीटा मान लो। क्या मान लिया, थीटा। तो ये जो एंगल बनाएगा उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ लैटिट्यूड। पॉइंट makes angle with center is called angle of latitude। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। मतलब ये क्या बनाएगा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। और इसका बहुत बड़ा यूज होता है, जानते हो क्या होता है आजकल, जैसे अगर जो मैं ये बता दूं, ध्यान से सुन, अगर जो मैं बोलूं कि ये पॉइंट पी है, जो लेटीट्यूड एंगल इतना एंगल है, तो हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन देखो क्या है, कंफ्यूजन ये है कि ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, और ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। उसके लिए एक और चीज डिसाइड करते हैं, इसका ये बताते हैं कि हाइट कितना दूर पे है। ठीक है ना, हाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड नंबर। जो एंगल बताते हैं उसको बोलते हैं लेटीट्यूड नंबर, और जो हाइट बताते हैं कि मतलब इस लाइन से ये कितने हाइट पे है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड नंबर। और उसी का यूज करके अपन लोगों का सैटेलाइट जो यूज करके एड्रेस बताता है, जो आजकल ये जीपीएस सिस्टम है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, खैर उसके बारे में कम्युनिकेशन एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये जो जीपीएस सिस्टम है या जो गूगल मैप है, ये जो गूगल मैप है ये सब कैसे बताते हैं, इसी तरीके से
उन लोग क्या करते हैं, तुम नहीं माई पोजीशन पे ओके करते हो, तो वो क्या करते हैं कि तुम्हारा पोजीशन देख लेते हैं कि वो सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, मतलब एंगल ऑफ लेटीट्यूड, और इस पॉइंट से कितना हाइट पे है, तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं। तो आजकल बहुत एक ट्रेंड में ये सब नहीं बोलते हैं, अरे यार तू एग्जैक्ट कहाँ है, अपना पोजीशन भेज, बोलते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल मैप पे जाते हैं और अपना पोजीशन को शेयर कर देते हैं। तो उसमें इसी की कहानी होती है, आ रहा है ना। उसमें क्या बताया जाता है, एंगल बता दिया जाता है और ये कितने हाइट पे, जो हाइट है उसको बोलते हैं, ये एंगल ऑफ लेटीट्यूड को बोलते हैं लेटीट्यूड नंबर, लेटीट्यूड नंबर। और हाइट बोलते हैं, हाइट को बोलते हैं, हाइट को बोलते हैं एल्टीट्यूड नंबर। और इन दोनों का यूज करके क्या करते हैं, वी आइडेंटिफाई एड्रेस, आइडेंटिफाई पोजीशन, क्या बोलते हैं, पोजीशन, किससे, जीपीएस से या गूगल मैप से। ठीक है मेरे बच्चे। खैर ये सब तो एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया, ये सब अपने काम की बात नहीं थी। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं देखो यार, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में ये थोड़े कि हम डायरेक्ट आए न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं सब अपना काम हो जाए, नहीं, उसकी छोटी छोटी बातें को, कंसेप्ट को समझेंगे। आई एम श्योर आपने कुछ नया जाना होगा कि क्या होता है। खैर ये सब लिख लीजिए कि पोल क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ये पोजीशन कैसे हम लोग डिसाइड करते, तो ये सब लिख लीजिए। ठीक है, आई होप आपने पूरा लिख लिया होगा। मैं रब करने जा रहा हूं, अब जो हम लोग का कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं बता रहा हूं, कैलकुलेशन जो पार्ट है वो मैं बता रहा हूं। देखो ना, ध्यान से देख, ध्यान से देख। जैसे मान लो ये कुछ एंगल ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे एक सर्कल में, एक सर्कल में मेरे बच्चे, एक सर्कल में अगर जो मैं देखूं तो ये ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा। ये रेडियस है आर, क्या है, आर मैंने मान लिया। अब देखो ध्यान से सुनना, इस पे एक फोर्स लगेगा, क्या, mg का इधर लगेगा। अगर जो यहाँ पे कोई बॉडी है, कोई मैं हूं, तो यहाँ पे एक फोर्स किधर को लगेगा, mg को। और इस पे एक फोर्स लगेगा किधर, ये सेंटर है तो इससे ये लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और कहीं ना कहीं नेट रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा। अगर जो मैं इसको पॉइंट पी को मैं बनाऊं तो ये कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये कहीं है एम जी, तो नेट रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर कहीं आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, और ध्यान से देखे ना मेरे बच्चे, तो देखो ध्यान से देख, तो जैसे ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। तो 2 पाई अपॉन टी होता है, तो 2 पाई, और टाइम पीरियड आपका कितना है, एक दिन। तो एक दिन को अगर जो करोगे तो कितना, 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये कुछ एग्जैक्ट, मतलब ये ओमेगा की वैल्यू बहुत बहुत कम है, ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल, हैंस हैंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी बहुत स्मॉल होगी। कोई दिक्कत, ऑल्सो सो स्मॉल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ओमेगा की वैल्यू देखो कितना, हमें लग रहा है ना कि अगर जो तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये 10⁻⁵ में आता है, कितना, 10⁻⁵, तो ये बहुत बहुत कम है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी वैल्यू क्या है, कम है। तो ये वेक्टर में पढ़ा है कि नहीं तू, अगर जो मान लो कि ये अगर जो 2 है और ये अगर जो 200 है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं इधर आता है, किधर आता है, इधर आता है। तो मैं ठीक ठाक अगर जो मुझे अच्छे से बताऊं तो ये रियल में एफ नेट इधर आएगा, मतलब एफ नेट अगर जो इसमें अगर जो रिप्रेजेंट करना चाहूं तो एफ नेट इधर आएगा। आ रहा है कि कुछ ऊपर ऊपर से जा रहा है, ऊपर ऊपर से नहीं जा रहा है ना। तो इसका मतलब, इसका मतलब जो हम लोग का वेट होता है वो हम लोगों के सेंटर की तरफ, तो से एग्जैक्ट सेंटर की तरफ नहीं होता है। आज एक नई बात जान गए मैं। हम लोग क्या पढ़ते थे पहले 9th क्लास में कि हम लोग का वेट कहाँ होता है, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। लेकिन एग्जैक्टली में हम लोग का वेट
टुवर्ड द सेंटर नहीं है, क्योंकि वेट देखो ये है कहीं एफ नेट, ये कहाँ है एफ नेट, ठीक है। our weight is not directed exactly toward the center। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे बच्चे, कोई दिक्कत? तो नई बात जान गए। खैर हम लोग इसमें और इसमें ज्यादा का फर्क नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या मान के चलते हैं कि सेंटर की तरफ ही है, ठीक है। जैसे अगर जो ये मान लो ये अगर जो 100 होगा ना बच्चा, तो ये होगा 2, तो ज्यादा का फर्क नहीं है। ये देखो इसमें 2 घट जाए या बढ़ जाए, या ये 1000 है तो ये कितना है 2, तो 1000 के कंपैरिजन में 2 न्यूटन बहुत कम है, इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि किधर है सेंटर की तरफ। आ रहा है ना। खैर तो इसका मतलब अगर जो हम लोग एफ नेट निकालूं तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा एम जी वेक्टर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा वेक्टर। कोई दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? ये क्या हो जाएगा एफ नेट आ जाएगा, ये एफ नेट आ जाएगा। कोई दिक्कत? देख ले तो, देख ले कहीं दिक्कत कहीं परेशानी हो रही है तो बता। अच्छा अब थोड़ा सा वो थोड़ा सा तुम लोग साफ से बनाओ। ये अगर जो थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कैसे? देखो ध्यान से देखो, ये अगर जो पैरेलल लाइन है, तो ये अगर जो पैरेलल लाइन है देख ले इधर ध्यान से सुन, ये अगर जो थीटा दोनों ये दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये अगर जो थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कितना बन जाएगा 180 माइनस थीटा। बस जो वेक्टर में जो हम लोग कहानी करते हैं यार वही करना पड़ेगा, वही क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। ये मैं मिटा रहा हूं। तो हम लोगों ने क्या सीखा, एफ नेट जो है वो क्या है एम जी वेक्टर का प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर वेक्टर का, ये एफ नेट। तो यही एफ नेट वेट के बराबर होगा, मतलब यही क्या हो जाएगा एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी वेक्टर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब अगर जो ये वेक्टर है तो इनका अगर जो मॉड निकालना होगा तो जी डैश का अगर जो मॉड निकालेगा बच्चा तो अंडर रूट जी का होल स्क्वायर प्लस आर आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2 जी आर ओमेगा कॉस 180 माइनस थीटा। इनके भी अरे वो मैंने फॉर्मूला निकाला है आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही लिखा है वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए। अगर जो ये सब आपको नहीं आता है तो आप लोग पढ़िए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कैसे होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा उनके बीच का एंगल होता है, इनके बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। अच्छा सर फिर उसके बाद अगर जो जी डैश की वैल्यू निकाले तो अंडर रूट कितना आएगा रे मेरे बच्चे, कितना आएगा जी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा के पावर आर स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 प्लस 2 आर ओमेगा कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 180 माइनस थीटा कितना माइनस कॉस थीटा कितना होगा माइनस कॉस थीटा। अब देख ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ओमेगा बहुत बहुत कम है तो उसका पावर और ज्यादा कम हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू 10 के पावर -5 तो उसका फोर्थ पावर 10 के पावर -20 तो और कम हो गया। इसलिए ये पार्ट हम लोग क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे सिंस 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 सिंस
ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल, hence we neglect ओमेगा के पावर 4। तो ओमेगा के पावर 4 अगर जो नेग्लेक्ट कर देगा तो बच्चे मेरे क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू अंडर रूट। क्या इसको देख तो मैं सही से लिख रहा हूं, देख तो ध्यान से, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 2 GR ओमेगा cos थीटा के पावर 1/2। देख ले तो, माइनस का, सॉरी ये क्या हो जाएगा, माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का। देख तो सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, आ रहा है। अच्छा ठीक है सर, इतना कुछ तो आ गया। अब मैं देखो, मैं कुछ कलाकारी करने जा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ, ये लिख लेना। दोनों के बीच में कितना है, 180। एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन अभी तुम लोग ये सीखना है। मैंने देखा था, मैं सोचा कि शॉर्ट ट्रिक बता दूं, लेकिन महाराष्ट्र के बोर्ड में ये प्रूफ पूछता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बोर्ड में आ जाता है 2 नंबर में। तो थोड़ा सा मैं और कहानी कर लूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी स्क्वायर अगर जो कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे जी स्क्वायर अगर जो कॉमन ले लूंगा, जी डैश इज इक्वल टू, जी डैश इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अगर जो मैं ऐसे लिख दूं, जी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 R ओमेगा कॉस थीटा अपॉन जी। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, फिर जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2 R ओमेगा कॉस थीटा अपॉन जी के पावर 1/2। अब देखो ध्यान से सुन, तो ध्यान से सुन, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी 1 से बहुत बहुत कम है। ये आर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 10 के पावर -5, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा तो 1 से कम ही होती है, तो ये वैल्यू बहुत बहुत कम है। अगर जो ये वैल्यू 1 से कम है तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। सिंस R omega cos theta is less than 1, hence by binomial theorem, बाइनोमियल थ्योरम, ये पावर कहां जाता है मेरे बच्चे, यहां आ जाता है। कहां आ जाता है, यहां। तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी 1 - 1/2 इंटू 2 R ओमेगा कॉस थीटा अपॉन जी, 2 से 2 कैंसल, तो जी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा देख तो, कितना आ जाएगा, जी माइनस R ओमेगा कॉस थीटा, R ओमेगा कॉस थीटा, जी डैश इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। कहीं गलती हो रहा है क्या, अच्छा हाँ, यहाँ ओमेगा स्क्वायर होगा, कहाँ होगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, देख लो। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो अपने से देख लेना तुम लोग, ये मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा, जी, क्या आ जाएगा, जी। ठीक है, अच्छा सर, इतना कुछ तो समझ में, ये मिटा रहा हूँ। तो देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या क्या मैंने अप्रोक्सीमेशन दिया है। पहला, ओमेगा के पावर बहुत 4 बहुत बहुत कम हो जाएगा तो इसलिए नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 से बहुत बहुत कम होगी। जब 1 से बहुत बहुत कम होगी तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम से ये पावर कहाँ आ जाएगा, नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये ऐसे था ना, ध्यान से देखो, ये ऐसे ही था ना, ये था और ये पॉइंट था, और ये एंगल यहां से कितना बना था, थीटा, ये था आर। तो ये आर था, तो ये आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा कि नहीं, देख तो, ये एंगल अगर जो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये अगर जो परपेंडिकुलर रहेगा तो ये आर अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन आर इज इक्वल टू आर कॉस
थीटा, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो जी डैश कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आता है तुम्हारा रिजल्ट। ये याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। ये क्या करना है, याद रखना है। कितना आता है, अब देखो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। ओमेगा की कुछ देखो, ओमेगा की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, आर की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। तो इसमें से कुछ कम होगा, तो इसका मतलब जी डैश क्या होगा, कुछ कम होगा। तो जी डैश क्या होगा, कम होगा। क्यों, उसके अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण जी डैश की वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगा। अच्छा, दूसरा बात, दूसरा बात ये देखो, ओमेगा, अर्थ का जो ओमेगा है वो तो कांस्टेंट है, अर्थ का रेडियस क्या है, कांस्टेंट। तो जी डैश की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कॉस थीटा पे। किस पे डिपेंड करेगी, कॉस थीटा। तो अलग अलग पॉइंट अलग अलग जगह पे होगा, अलग अलग जगह पे होगा तो अलग अलग सेंटर से एंगल बनाएगा। तो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग क्या होगा, जी डैश, क्या होगा, जी डैश। सिंस, नोट में लिख दो, नोट में मेरा बच्चा लिख दो, नोट सिंस ओमेगा एंड आर कांस्टेंट, हेंस हेंस जी डैश डिपेंड अपॉन कॉस थीटा। अब अलग अलग पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, कॉस थीटा बना रहेगा, पॉइंट अलग, ये पॉइंट अलग, ये पॉइंट अलग, ये पॉइंट अलग, हर जगह पॉइंट क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, तो हर जगह पे जी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। और मेरे बच्चे ध्यान से सुन, इससे जो कैलकुलेट किया गया इक्वेटर पे, इक्वेटर पे देखो तो, इधर ये मिटा रहा हूं, देखो, देखो जी डैश एट इक्वेटर, इक्वेटर पे मेरे बच्चे, इक्वेटर पे थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और ये कॉस जीरो की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कोई दिक्कत है क्या, कॉस जीरो, अरे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू वन, मिनिमम वैल्यू माइनस वन। कॉस जीरो इक्वेट, ये पॉइंट अगर जो यहाँ आ जाएगा तो ये जीरो एंगल नहीं बन जाएगा। तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, ये मैक्सिमम है। तो कुछ में भी इस चीज में से कुछ मैक्सिमम घटाओगे तो ये चीज मिनिमम होगा ना। तो इसलिए हैंस, हैंस जी इज मिनिमम एट इक्वेटर, जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। और इससे इससे जो वैल्यू कैलकुलेट करके आ रहा था, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, कैलकुलेशन वाला वैल्यू, दोनों क्या कर रहा था, एग्जैक्टली मैच हो रहा था। अच्छा, दूसरा एक केस, मान लो केस फर्स्ट मान लिया, केस सेकेंड, एट पोल पे थीटा कितना हो जाएगा, 90, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ना कॉस, कॉस 90 इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। देन जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। और ये क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे जब इस चीज में से कुछ भी नहीं घटेगा तो मैक्सिमम होगा ना। अरे मैं, ये कितनी है, 10 है, 10 में से कुछ घटा दो कम होगा, कुछ और घटा दो कम हो जाएगा। 10 में से ये मैक्सिमम घटा दोगे तो मिनिमम हो जाएगा ना। और जब कुछ नहीं घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये कहां की बात है, पोल पे, कहां की बात है, पोल पे। ठीक है, तो ये कहानी मैं बताया आप लोगों को। ये इससे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती थी वो क्या था, सही था, क्या था, सही था। इससे जो जी वैल्यू इक्वेटर पे, अगर जो ये कहां की कहानी है, इक्वेटर पे, जनरली लर्न, ये 90% क्वेश्चन में यही पूछेगा कि इक्वेटर पे क्या हो। पोल पे तो खैर नहीं पूछता है, लेकिन इक्वेटर पे पूछता रहता है, तो ये अपने को याद होना चाहिए, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ठीक है ना। एक बार, कठिन परिस्थिति है, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, बढ़िया से देखिए, समझिए। अब इसका जो शॉर्टकट बताता हूं, वो मैं बता रहा हूं, उससे यही क्वेश्चन एकदम 2 मिनट में आ जाएगा। कितने मिनट में, 2 मिनट में। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक।
देखो, जैसे ये अर्थ है मेरे बच्चे, मान लो ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट पी, यहाँ पे ये पॉइंट पी है, ठीक है ना। ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना, कितना बना रहा है, थीटा। अब ये जो जब अर्थ ऐसे रोटेट करेगी तो ये पॉइंट भी ऐसे रोटेट करेगा, तो ये मान लो ये इसका रेडियस है, कितना है, रेडियस। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, वेट मशीन क्या करता है, वेट मशीन अपने को जो एपरेंट वेट बताता है, क्या बताता है, एपरेंट वेट, या जो नॉर्मल रिएक्शन अपने ऊपर लगता है, जैसे हम लोग वेट मशीन पे चढ़ेंगे तो मैं उस पे फोर्स लगाऊंगा तो वो मुझ पे फोर्स लगाएगी सेम अमाउंट का, न्यूटन थर्ड लॉ। तो वो जो सेम अमाउंट का मतलब जितना मैं उस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया उतना उसने भी लगाया, तो वही हम लोग को क्या, वही शो अप करता है कि आपका वेट इतना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ पे अगर जो नॉर्मल रिएक्शन निकाल लें तो वही एपरेंट वेट के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन अगर जो मैं निकाल लूं, नॉर्मल फोर्स निकाल लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट के बराबर हो जाएगा। और एपरेंट वेट होता क्या है, एम जी डैश हो जाएगा, एम जी डैश हो जाएगा। अब देख मैं कहानी कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देख तो मेरे बच्चे, ध्यान से देख, इधर लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, इधर लगेगा एम जी, और ये एंगल कितना, ये कितना, ये बनेगा, ये क्या होगा, नॉर्मल, क्या बनेगा, नॉर्मल। और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा होगा, होगा कि नहीं। तो अगर जो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर होगा, मतलब एन प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अच्छा, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब एन क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और आर की वैल्यू क्या रख दूंगा, आर की वैल्यू आर कॉस थीटा लिख दूंगा। तो एन इक्वल टू आ जाएगा एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यही एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये एम जी डैश के बराबर एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एम से एम कैंसल, एम से एम कैंसल, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। देखो प्रूफ हो गया। ये अपन लोग ये क्या, फॉर कंपटीशन, फॉर कंपटीशन हम लोग आगे से जो क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे, इसी पे करेंगे, इसी पे बेस्ड वी ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल by using this logic, this this concept, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है ना, ये कंसेप्ट हो गया छोटा सा नॉर्मल रिएक्शन वाला। क्या है, नॉर्मल रिएक्शन वाला, कि ये और का सरफेस इस पे कोई नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा ना, तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है, तो ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। तो ड्यू टू रोटेशन वाला खत्म हो गया है, ठीक है। आई रिपीट होल द कंसेप्ट वंस मोर। पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जो अर्थ का शेप होता है, शेप के कारण जी की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। फिर हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला अर्थ के शेप से कि इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होता है पोल के रेडियस के कंपैरिजन में, इसलिए जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखे और जो थ्योरेटिकल वैल्यू देखे, दोनों मैच नहीं कर रहा था, तो हम लोग को कुछ और सोचने की जरूरत पड़ी। तो फिर हम लोगों ने सोचा और समझा, रोटेशन का कंसेप्ट लगाया, ठीक है। उसके बाद रोटेशन का कंसेप्ट लगा के हम लोगों ने लंबा चौड़ा डेरिवेशन किया। उस डेरिवेशन को याद रखिएगा,
पोल क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे दो ऐसा पॉइंट जो अर्थ रोटेट कर रही है तो वो स्टेशनरी रहे, रेस्ट पे रहे। अच्छा, इक्वेटर क्या होता है, पोल से इक्वी डिस्टेंस पे एक लाइन पास करती है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। फिर इक्वेटर से एक एंगल जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। फिर हम लोगों ने एक लंबा चौड़ा उसका नेट निकाला था, नेट निकाल के हम लोगों ने ये देखा था कि किसकी वैल्यू कितना आ रही थी, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। आपको वो प्रूफ आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक, अपने को ये कंसेप्ट आनी चाहिए एग्जाम में करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अब क्वेश्चन क्या क्या है, फिर हम लोगों ने इस कंसेप्ट से देखा तो सिंस इक्वेटर पे cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसलिए जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। हम लोगों ने इससे देखा, पोल पे देखा, बल्कि इस फॉर्मूले से जो जी की वैल्यू कैलकुलेट की गई वो एग्जैक्टली मैच कर रही थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखो, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है मेरे बच्चे कि ये आया है कब, 2017। क्या है, 2017 में क्वेश्चन आया। लिख तो मेरे बच्चे, लिखो। लिख लो, 1 सेकेंड। हम्म, लिखो। सपोज दैट 2018 में, सॉरी जेई में 2018 में, सपोज दैट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ और इज इंक्रीज। एंगुलर वेलोसिटी क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला है देयर विल बी नो चेंज, पहला ऑप्शन, देयर विल बी नो चेंज इन द वेट एनीवेयर ऑन द अर्थ। मतलब दिया गया है बच्चे कि अगर जो अर्थ की एंगुलर स्पीड बढ़ा दी जाए तो बढ़ा देंगे तो क्या वेट में जो अपरेंट वेट है, अपरेंट वेट मतलब जी डैश की वैल्यू, वो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाओगे तो जी डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है ना। दूसरा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ विल डिक्रीज, एवरीवेयर ऑन द अर्थ विल डिक्रीज, ये सही है। क्यों, ध्यान से सुन, ओमेगा स्क्वायर बढ़ेगा तो जी डैश क्या होगा, घटेगा। ओमेगा स्क्वायर बढ़ रहा है, ओमेगा स्क्वायर बढ़ रहा है तो जी डैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हर जगह पे जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये ऑप्शन सही है। लेकिन आगे का देखते हैं। दूसरा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ विल इंक्रीज, ये तो गलत है क्योंकि ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एक्सेप्ट पोल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल डिक्रीज। मतलब पोल को छोड़कर और हर जगह उस वेट का जो बॉडी का वेट होगा, एपरेंट वेट होगा या जी डैश की वैल्यू होगी वो घट जाएगी। तो ये करेक्ट मैच है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, ध्यान से सुन। जी इक्वेटर पे कहाँ है, इक्वेटर पे जी डैश की वैल्यू क्या, पोल पे जी डैश की वैल्यू क्या होती थी, जी डैश की वैल्यू जी होती थी। इसको ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है, इसको ओमेगा से लेना देना नहीं है। तो इसलिए पोल पे तो सेम रहेगी, चाहे ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। लिख लो तो, नोट में लिख तो मेरे बच्चे, द वैल्यू ऑफ जी remains unaffected, remains unaffected due to its rotation at पोल। पोल पे अर्थ के रोटेशन से कोई जी का लेना देना नहीं होता था। अरे यहाँ पे इस वैल्यू में cos 90 की वैल्यू क्या रख दो, जीरो। तो जी डैश कितना आ जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी, ये क्या हो जाएगा, पोल पे आ जाएगा। अच्छा, तो ऐसे बहलाने के लिए कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 2018 में आया था और एक क्वेश्चन आया था 2017 में। कब आया था मेरे बच्चे? 2017। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो तो, जेई मेन 2017। लिखो, इफ द अर्थ हैज नो रोटेशनल मोशन, क्वेश्चन लिखो, जेई मेंस 2017, if the earth has no rotational motion, the weight of the person is omega, w, the weight of the person on equator is w. Determine the speed with which the earth would have to rotate about its axis so that the person at equator will weight 3/4 weight. Radius of earth is 6400 किलोमीटर और g की वैल्यू कितना लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है, आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आंसर आप लोग कर लीजिएगा घर पे, आपके लिए होमवर्क है। 0.63 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा होमवर्क में। क्वेश्चन मैं बोलूंगा नहीं, अगर जो आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पीछे करिएगा, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इसका आंसर ये। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो तो, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ so that the person on earth feel weightlessness? I repeat the question once again. What is the angular velocity of the earth that a person on the earth feel weightlessness? वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल तो, वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल तो मेरे बच्चे, कर डाल, कर डाल। क्या दिया है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए कि वेटलेसनेस फील करे, वेटलेसनेस मतलब जानते हो बाबू, डब्ल्यू डैश क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? जीरो। डब्ल्यू डैश क्या हो जाए? जीरो। यानी एम जी डैश क्या हो जाए? जीरो। तो डी जी डैश क्या हो जाएगा? जीरो। एम तो होगा नहीं, तो फिर से वही फॉर्मूला, ये सॉल्व है, सॉल्व। तो देखो मैंने माना कि तुम लोगों ने कर लिया है, देखो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो। तो जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से ठीक ठाक निकालोगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ओमेगा की वैल्यू कितना आ जाएगी? ये आ जाएगा जी अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट का, तो ओमेगा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/cos थीटा अंडर रूट जी बाई आर, ये आएगा ओमेगा। मतलब अब अलग अलग जगह पे cos थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, cos थीटा की वैल्यू मेरे बच्चे अलग अलग होगी, तो अलग अलग जगह के लिए वेट अलग अलग होना चाहिए। इसका जो स्पेशल केस बनता है, इसका जो स्पेशल केस बनता है वो स्पेशल केस ये है, वेटलेसनेस एट इक्वेटर। इक्वेटर पे अगर जो वेटलेसनेस फील करना है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90। सॉरी, cos थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे? थीटा की वैल्यू होती है जीरो, तो cos जीरो की वैल्यू 1।
मतलब वेटलेसनेस ओमेगा कितना होना चाहिए, होना चाहिए 1/1 अंडर रूट जी बाई आर, जी बाई आर। ओमेगा की वैल्यू यहां से अगर जो निकाल लो, ऑप्शन में अगर जो जी बाई आर दिया है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन कुछ और दिया रहेगा तो कर लोगे। रियल में मैं बताता हूं कितना आता है। इसकी वैल्यू आती है मेरे हिसाब से 1 जी बाई आर की वैल्यू आती है 1.12 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.23 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। मतलब इतना अगर जो इतना एंगुलर वेलोसिटी से अगर जो घूमेगा, रियल में तो 10⁵ से घूम रहा है, बहुत बहुत कम से घूम रहा है। अगर जो ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दे, इतना कर दे, अपनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा के इतना कर ले अर्थ, तो जो इक्वेटर पे आदमी रहेगा उस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब वो रियल में क्या फ्लोट होने लगेगा। अगर जो उससे भी ज्यादा हल्का सा बढ़ा दिए फोर्स तो फेंका जाएगा। ऐसा कुछ होता तो नहीं है, ये बहुत बड़ी कहानी है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बदल गया है। वो हमेशा जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। अगर जो अगर जो ऐसा नहीं होगा, अगर जो ऐसा नहीं होगा तो आज 24 घंटे में दिन और रात हो रहा है, कभी 20 घंटे में हो जाएगा, कभी 5 घंटे में हो जाएगा। अगर जो अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता रहे या घटता रहे या चेंज होता रहे। और आज तक तो मैं भी बड़ा हो गया, आप लोग भी बड़े हो गए होंगे, दिन और रात मतलब एक दिन 24 घंटा का होता है, इधर उधर नहीं होता है। तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का क्या होता है, कांस्टेंट। वो जेई मेंस वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो अलग इशू है, लेकिन ये याद रखेंगे अपन लोग। ठीक है ना मेरे बच्चे। इतना वेलोसिटी होगा तो वो इक्वेटर पे क्या होगा, वेटलेसनेस फील करेगा। ये क्वेश्चन और लिखो तो। क्वेश्चन लिखो। What should be the question लिखो, what should be the time period of rotation of the earth so that body at the equator would weight 40% of their actual weight। मतलब कहा गया है कि अर्थ का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए कि जो इस समय प्रेजेंट टाइम में 24 घंटा है टाइम पीरियड, तो इक्वेटर पे बॉडी का वेट कुछ होगा। अब जब वो अर्थ का कितना टाइम पीरियड हो कि जितना इक्वेटर पे वेट हो उसका 40% हो जाए। आप लोग वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करिए, मैं कहो तो ऑप्शन दे दूं, मैं क्या करूं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। इसमें ऑप्शन है 6485 सेकेंड, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 66845 सेकेंड और सी ऑप्शन है 4685 सेकेंड और डी ऑप्शन है नॉट। ट्राई करो। क्वेश्चन से भागोगे तो अपना काम नहीं होगा। क्वेश्चन से मेरे बच्चे भागोगे तो अपना काम नहीं होगा। लड़ो, इसमें से कोई भी एक मैच करे तब तक लड़ो, ठीक है, तब तक लड़ो, ठीक है। ठीक है, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और क्वेश्चन को कर डाले। अब मैं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली वही अर्थ बनाऊंगा और यहाँ पे इक्वेटर है, इधर लगेगा एन, इधर लगेगा एम जी
ठीक है। और क्या बोला है कि एम जी डैश की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 40% ऑफ एम जी। ठीक है, यही बोला है ना, एम जी डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 40% ऑफ एम जी। मतलब जी डैश की वैल्यू कितना होना चाहिए, 40% ऑफ जी होना चाहिए। बस रख दो, आ जाएगा फॉर्मूला, आ जाएगा फॉर्मूला। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इक्वेटर पे होता है। ये सॉल्व कर दिया मैं, फिर से आई रिपीट वंस अगेन। वो क्या बोला है कि जो रियल में इक्वेटर पे वेट होता है उसका 40% हो जाए, तो एमजी डैश, एमजी का कितना होना चाहिए, 40%। जो एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट है उसका कितना होना चाहिए, 40%। तो 40% निकाला तो जी डैश कितना हो जाएगा, ये 40/100 इंटू जी, दो कितना हो जाएगा, 2/5 आएगा क्या। देखते रहना तुम लोग, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आई एम जस्ट रियली सॉरी फॉर दैट। 2/5 जी इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये इसको इधर करो, ये इसको इधर करो, तो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू कितना, जी माइनस 2/5 जी, कितना आ जाएगा 3g/5 ओमेगा स्क्वायर आर। देन ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3